रस जो होता है स्वयं अरुचि लेकिन अरोचक होता है, लेकिन अरुचि का नाश करने वाला होता है। मतलब एक तरह से यानी कड़वा कह सकते हैं, अपन कड़वी चीज कुछ भी खाते हैं तो फिर उसके बाद में आप कुछ भी खाओगे सब अच्छा ही लगेगा, है ना। तो स्वयं अरुचि, स्वयं अरोचक होता है लेकिन अरुचि को दूर करने वाला होता है। ऊंचा दा कंडू पुष्ट तृष्णा का समन करने वाला होता है। त्वक मांसो स्त्रीकरण, त्वचा मांस में स्थिरता उत्पन्न करता है। दीपन पाचन, दीपन पाचन वाला एक क्वेश्चन बनता है क्योंकि दीपन पाचन इससे पहले अपन लवण में भी पढ़ चुके। दीपन पाचन इधर भी लिखा है, दिक्क में भी लिखा है, और दीपन पाचन जो है वो लवण में भी लिखा है। ठीक है, ठीक। इसके अलावा जो तिक्त रस होता है वो विषग्न है। विषग्न होता है प्रॉपर्टी, यानी विष को दूर करने वाला होता है। क्रमी हग्न होता है, ज्वर हग्न होता है, यानी जिसमें ये हग्न हग्न लिखा रहता है वो ऑप्शन अगर अपन एग्जाम में पूछ लें तो अपन आराम से सोच सकते हैं कि वो किसका होगा, तिक्त का होता है। क्रमी हग्न, विषहग्न, ज्वर हग्न। स्तन शोधन रस जो है वो तिक्त रस होता है। शरीर में लेखन करने की प्रॉपर्टी जो है वो तिक्त रस में होती है। इसके अलावा तिक्त रस पंख जैसा काम करता है। क्लेद, मेदो, बसा, मज्जा, लसिका, पूरे श्वेत मूत्र इनका शोषण करने वाला होता है। ठीक है, तो जो हमारे प्रमेय जैसे रोग होता है तो प्रमेय में हमारे शरीर में क्लेद बढ़ जाता है, मेद बढ़ जाती है, वसा बढ़ जाती है, मज्जा लसिका बढ़ जाती है। इनको उपशोषण करने वाला, इनको कम करने वाला गुण किसके अंदर है? तिक्त रस में। तिक्त रस का अधिक सेवन करते हैं तो सोतसाम खरदम उत्पाद, यदि सोतस में खरदा उत्पन्न करता है। शरीर में कर्षण करता है, कर्ष यदि मोह उत्पन्न करने वाला होता है, भ्रम उत्पन्न करने वाला होता है ना। गलप यदि यानी गलपन यानी गलाने वाला होता है। और बदन बदनम उपशोष यदि बदन का उपशोषण, है ना। ये तो मसा बच्चा बसा लसिका इनको तो सुखाता ही सुखाता है, मुंह भी सूखने लगता है तिक्त रस के कारण। अब आते कसाय रस में, है ना। कसाय रस में आते हैं। कसाय रस में लिखा है कि कसाय रस जो है वो शरीर में संस्मरण करने वाला होता है ना। कसाय रस संधान करने वाला यानी जोड़ने वाला होता है, समन करने वाला होता है, संस्मरण करने वाला होता है, संधान करने वाला होता है, जोड़ने वाला होता है। तो जैसे आपका जो है पंचबलकल है वो संधान में काम में आते हैं, नियुगाद है वो जो है संधान में काम में आते हैं। फिर संग्राही गुण वाला होता है। संग्राही यानी मल को है ना, मल को रोकने वाला, अतिसार की चिकित्सा में काम में आता है। स्तंभन करता है, मल को रोकता है। इसके अलावा स्तंभन संग्राही गुण वाला होता है। इसके अलावा पीड़न करने वाला, रोपण करने वाला और शोषण करने वाला होता है। ये ना शब्द इसमें जाना आता है, पीड़न, रोपण, शोषण। इसके अलावा श्लेष वृत्त का समन करने वाला होता है। श्लेष में रक्त पित्त शरीर के लिए क्लेदस युक्त पक्षपद ग्रह ग्रह अपतान कर देता। आर्थिक प्रवृत्ति ज्यादा सेवन कर लेते हैं तो हमारे शरीर में बात का प्रकोपित कर देता। बात को प्रकोपित होने से पक्षपद पक्ष ग्रह अपतान अर्थित आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि कसाय रस बहुत अधिक बात प्रकोप होता है। इसके अधिक सेवन करने से आज से शोष यदि मुख का शोषण होता है। ठीक है, विष्टम्भ जरा गच्छति, है ना, बड़ी कठिनाई से पाचन होता है। विष्टम्भ जरा गच्छति का मतलब कठिनाई से पाचन होना। कर्षण करने वाला होता है, बात को बड़ा, बात के गुण है क्योंकि बात वर्धक होता है इसलिए कर्षण करने वाला होता है। गलप यदि, तरस यदि, हृदय पीड़ यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। जो कसाय रस स्तंभन करने वाला होता है। स्तंभन का मतलब होता है जो गतिशील चीजों की गति का अंत कर दे। गतिशील चीजों की गति का अंत कर दे। तो हृदय का काम तो जिंदगी भर गति करना है, जीवन भर चलता रहता है। और स्तंभन में पढ़ा था कि यद चल चल गति मतलब यद गति अंतम चल ध्रुवम, जो चलित चीजों की गति का अंत कर दे, है ना। हृदय तो हमेशा जीवन भर चलता रहता है, तो कसाय रस हृदय को अगर रोकेगा तो हृदय में पीड़ा होगी। हृदय पीड़ा भी कसाय रस के लिए कहा गया है। सोदांश अववादी, सोदस को शोधन करने वाला लवण रस होता है। सोदस को बाधन करने वाला जो है वो कसाय रस होता है। इसके अलावा कसाय रस शुक्र नाशक भी होता है। पुंसत्व हंती, पुंसत्व का भी नाश करता है। तो ये 6 ऑप्शन है, इसलिए एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल से आगे देखेंगे। 20वां चैप्टर देख रहे हैं, आत्रेय भद्र का भी अध्याय, और यह अध्याय पूरा द्रगुण से रिलेट करता है। तो जैसे हमने द्रगुण के इससे पहले परादी गुण और कौन से रस के क्या कर्म होते हैं वो देखें। अभी हम देखने वाले हैं कि जो 6 रस होते हैं वो 6 रस में कौन सा गुण जो है कौन सा गुण जो है किस रस से रिलेट करता है। तो बात करते हैं रस और उनके गुणों की। तो जैसा कि हमें पता है कि मधुर, अम्ल और लवण, ये तीन जो है कफ को बढ़ाते हैं। कफ को बढ़ाते हैं, इसलिए तीनों के तीनों क्या होंगे? स्निग्ध होंगे। कटु तिक्त कसाय रस जो है वो बात को बढ़ाते हैं, इसलिए रूक्ष होंगे। इसलिए ये चीज समझना बहुत सबसे पहले आसान है
है ना, कौन से स्निग्ध होते हैं, कौन से रुक्ष होते हैं, ये समझना सबसे आसान है। सेकंड नंबर में आते हैं, सेकंड नंबर जो समझने का है वो कि इनमें से 3 पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। कौन कौन से? अम्ल, लवण और कटु, ये 3 जो है वो पित्त वर्धक होते हैं। जो चीज पित्त वर्धक होगी वो क्या होगी? उष्ण होगी। इसके अलावा तिक्त, कसाय और ये मधुर, तिक्त, कसाय और मधुर, ये जो है ये पित्त सामक होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? पित्त का समन करने वाले होते हैं, ये पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं तीनों, कटु, अम्ल, लवण, ये पित्त सामक होते हैं। और जो चीज पित्त को कम करेगी, पित्त सामक होगी, है ना, वो क्या होगी? शीत होगी, है ना, शीत होगी। तो पित्त सामक जो है और पित्त वर्धक, उष्ण कौन से होंगे? कटु, अम्ल, लवण, ये उष्ण होंगे। और शीत होगा मधुर, तिक्त और कसाय, ये 3 जो है शीत होते हैं। ये तो बहुत सिंपल थ्योरी है। सबसे इंपोर्टेंट है गुरु कौन सा होता है, कौन सा लघु होता है। तो कफ को बनाने वाले सारे के सारे गुरु होते हैं, ऐसा नहीं है। कफ वर्धक गुरु होंगे ऐसा नहीं है। गुरु मधुर गुरु होता है, लवण गुरु होता है और कसाय गुरु होता है, कसाय गुरु होता है। बाकी 3 रस जो है वो लघु होते हैं। इन्हीं को शब्दों में देखें क्या लिखा है श्लोक में। मधुर में लिखा है स्निग्ध शीतो गुरुश्च, स्निग्ध होता है, शीत होता है, गुरु होता है। एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में ये कोटेशन आएंगे, ठीक है। कोटेशन आ गया एग्जाम में सपोज ये, और पूछा कि भैया किसके बारे में कहा जा रहा है। स्निग्ध शीतो गुरुश्च कौन सा रस होता है? मधुर। तो लघु उष्ण और स्निग्ध होता है अम्ल, ठीक है। लवण गुरु होता है, तो गुरु ना लिख के वहां लिखा ना अत्यर्थ गुरु स्निग्ध उष्ण, गुरु तो होता है लेकिन ज्यादा हैवी नहीं होता है। मतलब तो ये टिपिकल लाइन जो लवण के लिए यूज की गई, ना अत्यर्थ गुरु स्निग्ध उष्ण, ये लाइए एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन बन जाता है। ना अत्यर्थ गुरु स्निग्ध उष्ण। फिर आप जो है ठीक है, कटु वाला वही लिखा हुआ है, लघु उष्ण और रुक्ष होता है। तिक्त वाला रुक्ष शीत और लघु होता है, वो भी कॉमन सेंस है। अब जो कसाय वाले में गुरु ना लिख के लिखा है शीतो लघु, रुक्षा शीतो अलघु, शीतो रुक्षा शीतो अलघुच, यानी कि 3 गुरु होते हैं। गुरु में गुरु जो है गुरु गुण वाला होता है, मधुर, मधुर जो है गुरु गुण वाला होता है, लवण जो है गुरु गुण वाला होता है। तो लवण में गुरु ना लिख के ना अत्यर्थ गुरु लिखा रहता है, और कसाय वाले में गुरु ना लिख के अलघु लिखा जाता है, यानी लघु नहीं होता। लघु नहीं होता मतलब गुरु होता है। इसलिए इनके श्लोक जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। लवण का पूछा जाता है, बड़ा टिपिकल है। कसाय का पूछा जाता है, टिपिकल है। कसाय में गुरु के यहाँ अलघु लिखा हुआ है ना, यानी लघु नहीं होता है, ये लिखा हुआ है। ये 3 जो है, 2 जो है स्पेशली एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, लवण का और कसाय। ठीक है, क्या आते नियम में? नॉर्मल नियम्स क्या है? तो नियम, नॉर्मल नियम ये है कि नियम फर्स्ट कहता है कि रस और विपाक जिनका मधुर होता है वो शीतवीर होते हैं, ठीक है। और जो इनका रस और विपाक अम्ल अथवा कटु होता है वो उष्णवीर होते हैं। ये नॉर्मल कंसेप्ट है कि जिनका रस और विपाक मधुर होगा उनका वीर शीत होगा, और जिनका रस और विपाक अम्ल या कटु होगा उनका वीर क्या होगा? उष्ण होगा। पर इसके अपवाद भी हैं। अपवाद यानी ये चीज सब जगह लागू नहीं हो पाती है। जैसे कि जली और अनूप मांस, है ना, मधुर रस होता है लेकिन इनका वीर उष्ण होता है। अनूप मांस जो है, अनूप मांस जैसे मछली है ना, मछली को भी अनूप में गिनेंगे अपन। मछली जो है उसका रस मधुर होता है लेकिन वीर मछली के जो होता है वो उष्ण होता है। इसीलिए इस प्रकार से सेंधव लवण, लवण है उसका रस लवण होता है लेकिन सेंधव लवण जो है शीत वीर होता है, अविधायी होता है। मतलब लवण होने के बाद में भी विधान ना करने वाला यानी शीत होता है, अविधायी होता है। इसी प्रकार से अर्क, अगरू और गुड़ची, गुड़ची स्पेशल है ना, गुड़ची का रस तिक्त होता है, कड़वी होती है गुड़ची, लेकिन उसका वीर जो है तिक्त होने के बाद में वो शीत वीर होना चाहिए था, लेकिन शीत ना होकर गुड़ची उष्ण वीर रहती। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो जनरल कंसेप्ट जो होता है उसके विपरीत होते हैं। अनूप मांस है, सेंधव लवण है, अगरू है, गुड़ची है, अर्क है, ये तिक्त होने के बाद में भी उष्ण वीर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने जो रस होते हैं वो कौन से गुण में प्रधान होते हैं, मध्यम होते हैं, आवर होते हैं। गुड बेटर बेस्ट जैसे अपन कहते हैं। स्निग्ध रस में मधुर जो है प्रधान होता है, अम्ल जो है मध्यम रहता है, आवर, आवर जो है वो लवण होता है। ठीक है, स्निग्ध को याद करने का तरीका, स्निग्ध में जैसे ये जो 6 रस होते हैं इनके नंबर तो आपको पता है ना। मधुर का पहला, मधुर जो है वो पहले नंबर पे आता है। तो पहला रस मधुर, दूसरा रस अम्ल और लवण, 1 2 3 सीधा सीधा होता है इनका। 1 2 3 जो है स्निग्ध का सीधा सीधा होता है 1 2 3। रुक्ष का जो, जैसे रुक्ष का मतलब होता है जब हवा नहीं चलती है तो गर्मी बहुत लगती है आपको, ड्राइनेस फील होती है। एक बॉलर जो है वो बल्लेबाज को बॉलिंग करता है, बल्लेबाज को हवा नहीं लगने देता, यानी बीर होता जाता है। बल्लेबाज बॉलिंग करता है और वो बॉलर बॉलिंग करता है, बल्लेबाज बीर होता जाता है, मिस करता जाता है बॉल, तो उसको बोलेंगे रुक्ष बॉलिंग।
एक बॉलर ने रूक्स बॉलिंग करी और 6 विकेट लिए, कसाई यानी 6 विकेट लिए। कितने रन देके? कटु रस चौथा नंबर का, तिक्तरस 5वें नंबर का, 45 रन देके 6 विकेट लिए, वो कहलाएगी रूक्स बॉलिंग। बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग, रूक्स यानी हवा नहीं लगना, ड्राइनेस होना। कभी कभी बॉलर फॉर्म में होता है तो बल्लेबाज के बैट में नहीं आती बॉल, तो रूक्स का हमने याद कराया 6 जो है विकेट 45 रन देके। पहला कॉलम विकेट का है, 6 विकेट 45 रन देके, यानी रूक्स में सबसे ज्यादा रूक्स कसाय होता है। इसलिए जब अपन जामुन खाते हैं, कसाय रस वाली चीजें खाते हैं तो मल बन जाता है ना, लेटरिन जो है टाइट आती है। उसके बाद में कटु और फिर बाद में आता है सिक। गुरु अभी अपन पढ़ चुके, 3 रस गुरु थे। सबसे ज्यादा गुरु था आपका मधुर, उसके बाद में कसाय को आलगु बोला था, लवण को नात्यार्थ गुरु बोला था। गुरु स्कोर, एक मैच खेले टीम जैसे इंडिया का और श्रीलंका का आज मैच है, गुरु स्कोर कब बनेगा? जब ओपनिंग पार्टनरशिप लंबी हो जाएगी। अगर 163 पे 0 है तो बड़ा स्कोर बनने वाला है, 250 भी बन सकते हैं फिर, है ना। 163 पे 0 है तो 250 रन बन सकते हैं। तो पहला प्रधान में मधुर श्रेष्ठ होता है, फिर दूसरे नंबर पे गुरु में पहले नंबर पे आता है मधुर, दूसरे नंबर पे आता है कसाय और फिर तीसरे नंबर पे आता है लवण। तो 163 पे 0 है ना, तो गुरु स्कोर बनेगा, गुड स्कोर बनेगा। लो स्कोर कब बनेगा? जब आधी टीम आउट हो जाती है। आधी टीम में कितने विकेट होते हैं? 10 में से 5। अगर आपके 5 विकेट गिर गए 40 रन पे तो लो स्कोर बनेगा, है ना। स्कोर क्या बनेगा? लो। आधी टीम जल्दी ऑल आउट मतलब आउट हो जाए तो बल्लेबाज बहुत स्लो खेलता है, फिर लो स्कोर बनेगा। अगर 163 पे 0 है तो गुरु स्कोर बनेगा, गुड स्कोर बनेगा। 5 विकेट गिर जाते हैं 42 रन पे तो लो स्कोर बनेगा, लघु स्कोर बनेगा। ठंडा स्कोर कहते हैं कि जैसे वनडे मैच खेल रहे हैं अपन, T20 नहीं वनडे खेल रहे हैं। वनडे में एक टीम 50 ओवर में, है ना, 165 यानी 165 रन बनाती है, 165 पे ऑल आउट हो जाती है, 165 पे ऑल आउट हो जाती है तो फिर दूसरी टीम तो चेस कर ही लेगी। तो ठंडा स्कोर का मतलब सीधे स्कोर का मतलब फिर आप मैच देखने की इच्छा नहीं होती, यार ये तो एक तरफा हो गया, एक तरफा मैच है, कोई मतलब नहीं। एक टीम ने 165 बनाया 50 ओवर में, दूसरी टीम चीजें चेस कर ही लेगी, फिर वो, है ना, ठंडा स्कोर कहलाता है। लोग टीवी बंद कर देते हैं, बोले छोड़ो कोई मतलब नहीं। उष्ण में सबसे श्रेष्ठ रस लवण होता है, फिर मध्यम अम्ल होता है और अवर कटु होता है। उष्ण स्कोर यानी हॉट स्कोर क्या कहलाएगा? जब तक आपको लास्ट तक इंटरेस्ट बना रहे वो हॉट स्कोर कहलाएगा। आपकी टीवी चलती रहेगी, है ना, टेलीविजन गर्म रहेगा, टेलीविजन जो है, टीवी बंद नहीं करोगे चलता रहेगा, टेलीविजन क्या रहेगा? उष्ण यानी गर्म रहेगा। तब जब वनडे में आप 324 रन बनाओगे तो लगता है 324 चेस भी हो सकते हैं। तो 324 चेस करने के लिए आप दूसरी टीम की चेसिंग भी देखोगे, है ना, पार्टनरशिप अच्छी होगी तो चेस भी कर जाएगी। उष्ण स्कोर होता है 324, सबसे ज्यादा उष्ण होता है लवण, फिर अम्ल, फिर कटु। सबसे ज्यादा उष्ण होता है अम्ल, वो लवण, फिर अम्ल, फिर कटु। सबसे उष्ण लवण, फिर अम्ल, फिर कटु। ये फंडे हैं क्रिकेट से, जिनको क्रिकेट के बारे में नॉलेज उनको जल्दी ग्रैप्स कर जाते हैं। यहाँ आपको वही चीजें पढ़नी है जो चरक में दी है। बहुत सारे अपन उदाहरण ढूंढ सकते हैं, चरक संहिता में जो दी है वही चीजें अपन वहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अमल की उष्ण नहीं होता है, अमल की शीत होता है। चरक संहिता में रसायन चैप्टर में आता है कि अमल की हरित की में क्या अंतर है। तो चरक कहते हैं अमल की हरित की में अंतर है कि अमल की जो है शीत होती है और हरित की उष्ण भी होती है। आंवला जो है वो उष्ण नहीं होता, सीधी होती है ना। कौन से रस और उनके गुण क्या होते हैं? तो मधुर अम्ल लवण रस जो है, इनके गुण में जो है मतलब आमतौर पर स्निग्ध होते हैं, मधुर अम्ल लवण रस, और ये मलमूत्र को विसर्जन करने वाले यानी मलमूत्र को लाने वाले होते हैं। तो जब आप मीठा खाते हो उससे पेट साफ रहता है, मधुर अम्ल लवण खाने से पेट साफ रहता है। कटु तिक्त कसाय रस खाने से रुक्षता बढ़ती है और मल जो है बंधा हुआ आता है, लेटरिन जो है टाइट हो जाती है। बात मूत्र बिड़ पुलिस इनको बंद करने वाले होते हैं। फिर विपाक में लिखा है कि कटु तिक्त कसाय का कटु विपाक होता है। कटु विपाक वृद्ध बिड़ मूत्रल और शुक्र नाशन होता है ना, शुक्र का नाश करने वाला होता है और बात दोष को बढ़ाने वाला होता है। अम्ल रस का अम्ल विभाग होता है, ये मलमूत्र को लाने वाले होते हैं और शुक्र को बढ़ाने वाले होते हैं, शुक्रल होते हैं। अम्ल भी शुक्रल है। मधुर लवण रस जो है षष्ठ बिड़ मूत्रल और शुक्रहा होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछा गया था, मूत्र को लाने वाले होते हैं और शुक्र को बढ़ाने वाले होते हैं, शुक्रल होते हैं। अम्ल भी शुक्रल है। मधुर लवण रस जो है षष्ठ बिड़ मूत्रल और शुक्रहा होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछा गया था, AIPGD 2024 में ये क्वेश्चन आया है। कौन सा विभाग जो है शुक्रनाशक होता है?
कटु विभाग जो है सूत्रनाशक होता है। कटु विभाग वात को बढ़ाने वाला होता है, मधुर अम्ल विभाग पित्त को बढ़ाने वाला होता है, और मधुर विभाग जो है मलमूत्र को लाने वाला होता है और कफ को बढ़ाने वाला। फिर आते हैं वीर में। वीर में आते हैं, वीर में कहा है वीर तू क्रियते हैं या क्रिया, द्रव्य की क्रिया जिसके द्वारा निष्पन्न होती है उसे वीर कहते हैं। वीर दो प्रकार का होता है, शीत वीर और उष्ण वीर। चरक ने दो प्रकार के वीर भी माने, चरक ने 8 प्रकार के वीर भी माने। 8 प्रकार के वीर में उन्होंने लिखा है कि गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, मृदु, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, ऐसे 8 होते हैं। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने 8 जो वीर बताया उसमें गुरु, लघु के यहाँ विशद पिक्चल बताया हुआ है। आचार्य सुश्रुत ने विशद पिक्चल क्यों बताया हुआ है? क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने जो है गुरु, लघु जो है वीर इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने गुरु, लघु जो है विपाक माने, गुरु एवं लघु जो है विपाक माने, इसलिए वीर में नहीं लिखा है, वीर में विशद पिक्चल लिखा है। रसो निपाते द्रव्याणाम विपाका कर्म निष्ठया वीर्या यावत अधिवास सन्निपातो च उपलब्धे, है ना। रस का निपात से ज्ञान होता है, यानी जीवा स्पर्श करने पर रस का ज्ञान होता है। कोई भी चीज अपन जब टच करते हैं अपनी जीभ से तो उसका रस हमें फील होता है। रस का ज्ञान निपात यानी जीवा स्पर्श होता है। छोटी लाइन भी एग्जाम में आती है, रसो निपातो द्रव्याणाम। सबसे ज्यादा आने वाली लाइन है विपाका कर्म निष्ठा। किसने कहा है? ये पुराने पेपर में आपको बहुत मिलेगा। विपाक का ज्ञान कर्म निष्ठा से होता है। चरक की लाइन बहुत पूछी जाती है, विपाक का कर्म निष्ठा। वीर्या यावत अधिवास सन्निपातो च उपलब्धे, वीर का ज्ञान अधिवास और सन्नि जो है दोनों से होता है, मतलब निपात अधिवास दोनों से होता है। रस का ज्ञान जो है जीवा स्पर्श से होता है, विपाक का ज्ञान कर्म समाप्ति पे होता है, और वीर का ज्ञान निपात और अधिवास दोनों से होता है। जैसे कि काली मिर्च, अपने घर में मसालों में अपन काली मिर्च खाते हैं। काली मिर्च को अपन मरीच नाम से जानते हैं। ये मरीच जो है नॉन वेज वाले आइटम्स में ज्यादा डलती है, पुलाव में डलती है। तो जैसी है, जैसी काली मिर्च अपन अपनी जबान पर रखते हैं, है ना, तो वो काली मिर्च उष्ण होती है, अपने आप फील हो जाता है। मसालों में आती है, गरम मसाला कहते हैं, काली मिर्च क्या में आती है? आप सभी जानते हो काली मिर्च गरम मसाला बोलते हैं, गरम मसाला। तो गरम मसाला यानी कि गरम होती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। उष्ण वीर होती है, तो जीवा में टच करते ही समझ में आ जाता है। जैसे पुलाव खा रहे हैं आप, पुलाव खाते खाते आपकी जबान में काली मिर्च आ गई बीच में, तो आप अलग ही, या तो जो खाते नहीं है सब एक तरफ रख देते हैं निकाल के, और गलती से आपने खा ली, तो सुबह सुबह पे आप लोटा लेके भागते हो तेजी से, है ना, तो समझ में आता है कि वो बहुत तीक्ष्ण भी होती है। तो उष्ण वीर उसका निपात से पता चलता है, और तीक्ष्ण वीर जो है तीक्ष्णता होती है उसकी, जो तीक्ष्णता है, अग्नि को दीपन करने की क्षमता है, वो अधिवास शरीर में रहने के बाद पता चलती है। अधिवास का मतलब होता है अधिधनवास, जो शरीर में रुक के बाद में कर्म को दिखाती है। ऐसा नहीं होता कि काली मिर्च आपने जबान पे टच करी और आप तुरंत लोटा लेके भाग गए, ऐसा नहीं होता है। काली मिर्च का आपने गरम मसाला खाया है, गरम मसाला पचेगा, पचने के बाद में सुबह सुबह आप लेटरिन में जो आग निकालोगे उससे आपको समझ में आएगा कि काली मिर्च क्या थी, तीक्ष्ण थी। और जबकि जब जबान पे रखते हैं तो उसकी उष्णता समझ में आती है कि वो उष्ण है, गरम मसाला बोलते हैं उसको। एक ही उदाहरण बताया गया है चरक में जो मरीच का है। मरीच की जो है उष्णता जो है वो निपात से पता चलती है, और उसकी तीक्ष्णता जो है अधिवास से पता चलती है। अब आते हैं इसके बाद में प्रभाव में। प्रभाव में गाय रसवीर विपाका नाम सामान्यम यद लक्ष्यते विशेषा कर्मणा चैव प्रभाव साइस्मता, यानी रसवीर विभाग समान रहने पर भी जहाँ कर्म में विशेषता होती है उसका कारण एक विशेष शक्ति मानी जाती है, उस विशेष शक्ति को प्रभाव कहते हैं। तो उदाहरण में चरक ने कहा है चित्रक और दंत्री, ये दोनों ही 432, यहाँ 432 का मतलब समझते हैं। 4 का मतलब हो गया चौथा, पहली चीज जो है रस के लिए रहती है, कटु रस। सेकेंड ही चीज जो है विपाक को बताती है। तीसरा विपाक यानी मधुर अम्ल, और फिर कटु विपाक। 3 का मतलब यहाँ पे कटु विपाक है। और तीसरी चीज जो लिखी रहती है वो वीर के लिए लिखी रहती है। वीर 2 होते हैं, शीत और उष्ण। दूसरा लिखा है, इसका मतलब उष्ण वीर है। तो 432 का मतलब है कटु रस, कटु विपाक, उष्ण वीर, है ना, कटु रस, कटु विपाक, उष्ण वीर। तो चित्रक और दंती दोनों 432 हैं, किंतु दंती जो है रेचक है, चित्रक नहीं है। इसका कारण दंती में एक विशेष शक्ति है जो कि चित्रक में नहीं है, है ना। इसका नाम क्या है? प्रभाव है। यानी देखो चित्रक जो है वो क्या करता है, 432 होने के बाद में अग्नि दीपन करता है, अग्नि को बढ़ाता है। जो दंती है, दंती आप सभी को मालूम है दंती क्या होती है? विरेचन। विरेचन होता है मंदाग्नि के कारण, खाना नहीं पचा पाती, अग्नि को बाहर निकाल देती है। तो दोनों अपोजिट है। इसका पीछे रीजन जो समझाया गया वो प्रभाव है। क्या है? प्रभाव है। द्रव्य की क्रियाशीलता के बारे में चरक कहते हैं कि कोई द्रव्य रस से, कोई वीर से, कोई विपाक से, कोई प्रभाव
कर्म दिखलाता है ना। तो हर का एक निश्चित फॉर्मूला नहीं है, कोई द्रव्य रस से काम करता है, तो कोई वीर से, कोई विपाक से, कोई प्रभाव से अपना कार्य करता है। फिर और रसादि का नैसर्गिक बल, तो रस को विपाक दबा देता है, विपाक को वीर दबाता है, वीर को प्रभाव दबा देता है। तो रस की तुलना में विपाक बलवान है, विपाक की तुलना में वीर, वीर की तुलना में प्रभाव उत्तरोत्तर बलशाली होता है, यानी प्रभाव सबसे ज्यादा बलशाली होता है। फिर आते हैं रसों के अभिज्ञान में। तो रसों के अभिज्ञान में लिखा है मधुर रस जो है शरीर में स्नेहन कराने वाला होता है, पीड़न करने वाला होता है, शरीर को आहिरत यानी हिरत को अच्छा लगता है, माधवता उत्पन्न करता है। और मुखस्थो मधुरस अस्य अस्य व्याप्य अनुलिम्पति, अस्य का मतलब होता है मुंह, मुंह के अंदर जो है लेप बना लेता है। जैसे आप रसगुल्ला खाते हो, मिठाई खाते हो, तो मुंह चिपचिपा हो जाता है ना, मुंह चिपचिपा हो जाता है। जैसे हम मीठा खाते हैं, जब भी अपन मीठा खाते हैं, सपोज अपन ने गुलाब जामुन खाया, रसगुल्ला खाया, खाने के बाद में पानी पीने की इच्छा होती है, क्योंकि वो मुंह में चिप 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 फील होता है। तो वो हैवी स्टिक जैसा चिप 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 का कारण क्या है? मधुर रस है। अम्ल रस जो है दंत हर्ष उत्पन्न कर देता है। अम्ल रस का उदाहरण क्या होता है? नींबू। तो एक दांत खट्टे करने का एक मुहावरा अपन पढ़ते हैं हिंदी में कि महाराणा प्रताप ने अकबर के दांत खट्टे कर दिए। तो महाराणा प्रताप ने अकबर जी के दांत खट्टे कर दिए, इसका मतलब है कि नींबू घिस दिया दांतों में, नहीं मतलब युद्ध में हरा दिया, परेशान कर दिया। अम्ल रस दंत हर्ष उत्पन्न करता है, मुख में से स्राव आता है ना। जब भी अपन अम्ल यानी खट्टी चीजें खाते हैं, मुंह में से स्राव निकलता है ना। स्वेदन, मुख बोधनाथ है ना, और विदास कंठ में विधा उत्पन्न होता है ना, विदास कंठ में विधा उत्पन्न। तो इसलिए अम्ल रस कंठ में विधा उत्पन्न करता है, इसलिए खटाई जो होती है वो कभी जो सिंगर होते हैं वो कभी खटाई नहीं खाते। गले में विधा होता है, तो खटाई जो होती है, खटाई वाली चीजें सिंगर वगैरह नहीं खाते। विदास कंठ में विधा उत्पन्न करता है, मुख में से स्राव निकलता है। फिर आते हैं नमक, लवण। लवण की तुलना नमकीन से कर सकते हैं। तो नमकीन चीजें कैसी होती हैं? प्रालियन यानी नमक जो है वो लार ज्यादा उत्पन्न करता है, मुंह में घुलता जल्दी है। क्लेदन करना, विसेंदन करना ये लवण का काम है, मार्दवता उत्पन्न करना लवण का काम है। या शीघ्रम लवणे यज्ञा विधा मुखस्, लवण मुख में विधा उत्पन्न करता है, कंठ में नहीं करता, मुंह में विधा उत्पन्न करता है। नमकीन चीजें जो है मुख के अंदर विधा उत्पन्न करती है। फिर है कटु रस। कटु रस का उदाहरण जो है मिर्च होता है। कटु रस का उदाहरण क्या होता है? मिर्च। तो मिर्च अपन जब खाते हैं, ठीक है, तो सब सवेज ये दो रसानाम निपाते तद अदीप चा विधान मुख नासा अक्षी संद्रावी। जब खाने में मिर्च ज्यादा होती है तो आपके नाक से, मुंह से जब आंसू निकलने लगते हैं, तो तीखा खाना कहते हैं, तीखा है ना। जब खाना तीखा होता है ना, तो आपके मुंह से, नाक से, जैसे कई लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं या चाइनीज खाते हैं, तो मुंह से, नाक से जब जो है धुआं निकल आता है, मतलब स्राव निकलने लगता है, मुंह है ना। कटु में कहाँ से स्राव निकलता है? मुख नासा अक्षी संस्रावी, 3 जगह से स्राव निकलता है। विधा, विधा तो होता ही है, मुख से, नाक से, अक्षी से स्राव निकलता है, 3 जगह से स्राव निकलता है। विधा होता है मुख नासा अक्षी संस्रावी। बच्चों को तीखा खिला दो, बच्चों की नाक बहने लगती तुरंत, छोटे बच्चों में। एक तरह का उदाहरण होता है नीम। अब नीम अपन खिला दो तो क्या होगा? यदि अंते निपाते यो रसन स्वादते नाचा, यानी जो है कड़वा इतना, मतलब तिक्त रस इतना कड़वा होता है कि रस का स्वाद चला जाता है, मुंह में से स्वाद चला जाता है। सतिक्तो मुख वैसद्य सोस प्राह्याद कारम, मुख में वैसद्यता यानी कि मुख को क्लियर स्वच्छ बना देता है तिक्त रस, सोस उत्पन्न करता है ना, और अप्राह्याद कारक होता है। तो मुख में वैसद्यता, सोस उत्पन्न करने वाला कौन सा रस होता है? तिक्त रस। है ना, विशुद्धता और सोच। तिक्त रस जो है के अंदर क्वालिटी होती है, विशेष क्वालिटी होती है। तिक्त रस के अंदर कैसी क्वालिटी होती है? कड़वा जो है खाना अपने विशेष चीज के कारण खाया जाता है। घी विशुद्धता, और सा घी स, और सा सोच। तिक्त रस जो है विशेष होता है, विशुद्धता सोच उत्पन्न करने वाला होता है। फिर आओ कसाय रस। कसाय रस जो है, कसाय पूरे मुख को नहीं करता, अभी तक जितने सब मुख को कर रहे थे, कसाय रस जो है वो जीवा को करता है। वैसा स्तब्ध जटिलता रसनम, रसन का मतलब होता है जीवा, है ना। जीवा में यानी जैसे आपने जामुन खाए होंगे, कसाय रस का उदाहरण क्या होता है? जामुन। बारिश से पहले आते जामुन, जामुन खाने पर जीभ जो है नीली नीली हो जाती है। तो विशुद्धता का लिया मैंने विसर्ज, है ना, बी। शब्द का ले लिया सा, तो बी स और ज, विसर्ज, जैसे लिखते हैं ना विसर्ज। विसर्ज रसन, रसन का मतलब
जीवा। जैसे जामुन खाते हैं तो हमारी जो है जीभ कैसी हो जाती है, नीली हो जाती है। नीला जो है वो साइनोसिस यानी विष की निशानी होती है। जामुन अपन खाते हैं तो जबान नीली हो जाती है। नीला जो है वो साइनोसिस यानी टॉक्सिन का उदाहरण होती है। कहीं पर टॉक्सिन होते हैं तो नीली पड़ती है ना कोई चीज। तो यहाँ पर कसाय रस लेने से विसर्ज रसन यानी कि व्यसतता, स्तब्धता और जड़ता, जीभ जो है विसर्ज यानी क्लियर हो जाती है, स्तब्ध यानी जकड़ जाती है ना, और स्तब्धता जड़ता देखने को मिलती है। मदन आदि चाय या कंठा कसाय साबित है ना, उसको कसाय रस जानना चाहिए। गया देखो रस का ज्ञान कैसे होता है, निपात से। विपाक का होता है कर्म निष्ठा से। जो चीज नहीं लिखी उससे समझाता हूँ। आपने खाया पास्ता, पास्ता खाया, आजकल लोग खाते हैं पास्ता, पास्ता कैसा लगा, मधुर। रस पता चल गया खाते ही कि मधुर है। आप क्या सोच रहे हैं, मधुर है तो विपाक भी मधुर होगा? नहीं। अगले दिन जब आप उठे और आपको पास्ता खाने के बाद में पेट साफ नहीं हुआ, मतलब वो गरिष्ठ है ना, पेट साफ नहीं हुआ, अनईजी से लगा, तो आपने समझे बोला कि पास्ता का विपाक कैसा है, कटु है। कर्म निष्ठा जो है यानी कि अपने कर्मों से बचने के बाद में वो कैसे कर्म कर रही है आपके शरीर में, उससे पता चलता है कि विपाक कौन सा था। इसके बाद में आते हैं बेरोदिक आहार के घटक, जो कि उनकी संख्या जो है 18 बताई गई है। बेरोदिक आहार के घटक कितने, 18 हैं। संख्यावाची क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे बात पहले आते हैं देश विरुद्ध में। ठीक है, तो देश विरुद्ध का उदाहरण बताया, जंगल देश में रूप से तीक्ष्ण, आनु देश में स्निग्ध शीत औसत का प्रयोग करना जो है देश विरुद्ध कहलाता है। यहाँ नाम में जंगल आ गया, नाम में अनूप आ गया तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। कह रहा है काल में शीत और रूक्ष वस्तु का प्रयोग करना, यहाँ काल आ गया इसलिए क्वेश्चन नहीं बनेगा। अग्नि में लिखा मंदाग्नि वाले पुरुष में गरिष्ठ आहार का प्रयोग करना, यानी जिसकी अग्नि कम है उसका हैवी खाना खाना, इसमें भी अग्नि शब्द आ गया, इसलिए कौन सा विरुद्ध है, ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। मात्रा विरुद्ध वाला इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मात्रा विरुद्ध का उदाहरण क्या होता है। मात्रा विरुद्ध का उदाहरण है मधु सर्पी को समान मात्रा में लेना, मात्रा विरुद्ध का उदाहरण है। मधु और सर्पी जो है समान मात्रा में नहीं लेने चाहिए, घी और शहद जो है वो समान मात्रा में नहीं खाने चाहिए, ये मात्रा विरुद्ध का उदाहरण है। फिर आओ सात मरुद कटु रस, सात व्यक्ति को मधुर रस खिलाना, जो हमेशा कटु खाता है उसको मधुर खिलाना, वो सात मरुद है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि इसमें सात में शब्द आ जाता है। दोष विरुद्ध बात कप के समान गुण आहार औसत का सेवन कराने से, समान चीजों से सम की वृद्धि होती है, समान चीजें खाने से मधुर, मतलब ऐसी चीजें खा रहे हैं जो दोषों को बढ़ा रही है तो वो दोष विरुद्ध में चला जाएगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। वीर विरुद्ध में लिखा है शीत वीर दूध और उष्ण वीर मछली का एक साथ सेवन, है ना, मछली और दूध जो है एक साथ नहीं लेना चाहिए, दूध शीत वीर होता है और मछली उष्ण वीर होती है, ये वाला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। वीर विरुद्ध का उदाहरण कौन सा है, वीर विरुद्ध का उदाहरण है दूध और मछली, शीत वीर दूध और उष्ण वीर मछली का सेवन। तो वीर विरुद्ध का उदाहरण है मछली और, है ना, शीत वीर दूध और उष्ण वीर मछली का सेवन। पूर्ण कोष्ठ में अत्यल्प या लघु आहार देना, इसका भी क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ आपको क्वेश्चन बनाने के लिए पूर्ण कोष्ठ लिखना पड़ेगा। तो कौन सा विरुद्ध है वो तो पूछना पॉसिबल नहीं है। संस्कार वैसे इंपॉर्टेंट है, संस्कार विरुद्ध का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एरंड की लकड़ी पर भुना हुआ मोर का मांस जो है वो संस्कार विरुद्ध का उदाहरण है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एरंड की लकड़ी पर भुना हुआ मोर का मांस कौन सा विरुद्ध होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए हिंट है, मोर जो है हमारा राष्ट्रीय, छोड़ो अपने एरंड में, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को खाना कौन से संस्कार कहलाएंगे, क्या यही सिखाया हमने कि तुम मोर को खाओ, राष्ट्रीय पक्षी को खा जाओ, ये संस्कार विरुद्ध का उदाहरण है मोर का मांस। फिर अब परिहार, ये भी इंपोर्टेंट, ये भी एग्जाम में आता है। परिहार
बरा आदि का मांस का सेवन करके उष्ण वस्तुओं का सेवन करना। बरा खुद उष्णवीर होता है ना। बरा मांस जो है वो क्रस्ता के लिए दूर करने के लिए अच्छा होता है, लेकिन आपने बरा मांस के बाद में उष्ण चीजें खा ली तो वो जो है बाद में आपकी हार हो गई। याद रखने का तरीका, परी धन हार, तो आप बाद में हार गए। पहले जीत रहे थे मैच में, यहाँ तक जीत रहे थे, बरा जो है श्रेष्ठ होता है क्रस्ता दूर करने के लिए, पर ये गलती कर दी आपने। तो बरा आदि मांस का सेवन करके उष्ण वस्तुओं का सेवन करना जो है परिहार विरुद्ध होता है। ये भी एग्जाम में आता है। अवस्था का नहीं आता है। प्रमेय निद्रालु आलसी व्यक्ति को कब आहार देना, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ना। क्रम विरुद्ध यानी बिना मल, जैसे अपने घर वाले डांटते हैं पहले फ्रेश हुआ फिर खाना खाना, बिना मल मूत्र त्याग किया बिना भूख के खाना खाना क्रम विरुद्ध होता है। उपचार विरुद्ध का क्वेश्चन आता है ना। उपचार विरुद्ध में लिखा है घृत आदि स्नेहों को पीकर शीतल औसत या जल को पीना। तो यहाँ जब अपन पंचकर्म उपचार सीखते हैं, पंचकर्म में बताया गया है कि कोई भी स्नेह पीने के बाद में स्नेह को पीकर आपको उष्ण जल पीना चाहिए, और आपने शीतल जल पिला दिया, इसका मतलब डॉक्टर को उपचार नहीं पता है ना, डॉक्टर को उपचार नहीं पता है। ये उपचार विरुद्ध का उदाहरण ये भी एग्जाम में आता है। पाक का मतलब कच्चा खाना खिलाना, वो पाक विरुद्ध कहलाएगा। संयोग का भी इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। गुड़ के साथ मकोई को खाना, याद रखने का तरीका, गुड़ के साथ में अपन एक ही चीज सुनी है, गुड़ चना, गुड़ के साथ चना खाना चाहिए, मकोई नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ, अम्ल पदार्थों के साथ दूध पीना, खट्टी चीजें डालने से दूध फट जाता है ना। दूध जो है वो फट जाता है खट्टी चीज डालने, दूध में नींबू मिला दोगे दूध फट जाएगा। तो दूध के साथ में अम्ल पदार्थों का सेवन करना वो संयोग विरुद्ध होता है। गुड़ के साथ मकोई खाना वो भी संयोग विरुद्ध होता है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, उपचार वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन जो मात्रा का है, वीर का है, परिहार का है, संस्कार का है, उपचार का है, संयोग का, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हृदय विरुद्ध क्या कहलाता है? जो हृदय को प्रिय न लगे तो हृदय विरुद्ध हो गया, मन को प्रिय न लगे। संपद यानी कच्चा फल खिला दिया, कच्चा है ना, सड़ा हुआ फल खिला दिया तो संपद विरुद्ध कहलाता है। विधि विरुद्ध यानी आहार ग्रहण करने के नियम बताए गए हैं जो कि अपन चरक विमान अध्याय फर्स्ट में पढ़ेंगे, उनके विरुद्ध खाना खिलाना, वो जो है विधि विरुद्ध कहलाता है। इसमें सारे नहीं याद करने, 18 संख्या याद रखनी है बंदों के, 18 होते हैं, लेकिन इसमें पूछे जो है वो केवल 4-5 ही जाते हैं। मात्रा विरुद्ध पूछा जाता है, वीर विरुद्ध पूछा जाता है, संस्कार विरुद्ध पूछा जाता है, परिहार विरुद्ध, उपचार विरुद्ध, संयोग विरुद्ध। कुछ चीजें और अपन को ध्यान रखना है कि जैसे मछली और दूध एक साथ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उष्ण और शीतवीर होने से वीर विरुद्ध होते हैं, ऐसा आत्मदेव जी कहते हैं, है ना। सभी मछलियों को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, किसको छोड़कर? चिलचिम को छोड़कर, चिलचिम मछली को छोड़कर। एक मछली, पत्रकार वही है जो बताते थे कि रस एक है ना, रस की संख्या एक है। एक रस वाले ने बताया कि एक मछली को छोड़कर बाकी सब विरुद्ध होते हैं। ऐसा याद करने का तरीका है। भद्रकाम में रसों की संख्या में भद्रकाम ने बताया था कि रस से एक का उच्च भाषा, रस की संख्या एक ही होती है, ठीक है। सफेद मांस को मधु और दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, कबूतर के मांस को भी मधु और दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, ये भी लिखा है। मूली, लहसुन, आम, सहीजन, अर्जरक, सुमुख, सुरसा, ये तुलसी कहलाते हैं। तुलसी के भेद होते हैं, लेकिन तुलसी शब्द जो है चरक में नहीं आया है। चरक में अर्जरक, सुमुख, सुरसा शब्द आया है, ये तुलसी के भेद होते हैं। ये आदि को खाकर दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मूली, आम, लहसुन, सहीजन, तो ये हो गया मूसल, मूली का मुंह, सहीजन का सा और ला, मूसल आम, ठीक है। जबकि सुश्रुत बताते हैं मूली, आम, जामुन, और जामुन के बाद में खरगोश, तोदा, सूकर मांस, 3 प्रकार की तुलसी के यहाँ या 3 प्रकार के मांस बताए जिनके साथ में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। तो चरक का टोटल वेज, चरक ने जो बताए विरुद्ध को वेज विरुद्ध बताए वेज, और ये इनने नॉन वेज के बता दिए, नॉन वेज भी बता दिए इन्होंने। अर्जरक, सुमुख, सुरसा तुलसी के भेद हैं ये। चरक ने ये बताए वेज आइटम के, और सुश्रुत ने खरगोश, गोदा और सूकर मांस नॉन वेज आइटम के बताए, इनको खाने के बाद में दूध नहीं का सेवन नहीं करना चाहिए। और मूली और आम दोनों ही बताए हैं, इनका मूसल है, इनका मौजा है, इनका मजा है, इनका माजा है। मूली, आम, जामुन को हमने MAJA मजा कर दी, ठीक है। तो 26 में चैप्टर में इतना ही था। टेस्ट में अपन 26 तक ही पूछेंगे, जो टेस्ट लेंगे संडे को 5 बजे होता है, उसमें 26 तक ही पूछेंगे। ठीक है, आज एक ही क्लास है, कुछ निजी कारण है, बच्चे का जन्मदिन है इसलिए